हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सृष्टि गहरी नींद में बेड के बीचों बीच चैन से सो रही थी। तभी अचानक से उसके मुंह पर दाईं ओर से किसी का हाथ पड़ता है और एक हाथ बाईं ओर से भी पड़ता है। तभी वो उठकर अपने अगल बगल में सोई अपनी दो बहनों को बेड से नीचे फेंकते हुए कहती है, कोई तो सोने दो। ओए मेरी कमर, मैं जमीन पर क्या कर रही हूँ? रात को तो बेड पर सोई थी। मेरे लग गई। कौन मुझे जमीन पर पटक के चला गया? तू भी जमीन पर? आप भी यहाँ गिरी हुई हो। हमें गिराया किसने? चुप कर जाओ दोनों, मैंने गिराया तुम्हें? मेरे बेड पर सोना है तो अपने अपने स्पेस में सिमट कर सोना सीख लो। रोज कभी हाथ तो लाते इधर उधर फेंकती रहती हो। उसकी तेज आवाज के कारण दूसरे बेड पर सो रही शीना और निकिता की नींद भी खुलती है और दोनों अपना सर खुजाते हुए कहती है, अरे कौन कौवा काय काय कर रहा है? कौवा नहीं, कौवी काय काय कर रही है। अपनी बड़ी बहन को कौवी कहेगी? हाँ तो क्या कहूँ, कोयल? और क्या कर रही थी आप मेरे बेड पर? दीदी नींद से जागो, ये अकेले आपका बेड नहीं, हम तीनों का है। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे ये रूम हम पांचों का है। सारी दिक्कत ही तो यही है, तुम चारों की वजह से तो सुकून नहीं मिलता रूम में। फिलहाल तो दीदी आपकी वजह से हमें नींद नहीं मिल रही। चिल्लाना है तो बाहर जाके चिल्ला लो। मैं कहीं नहीं जा रही कमरे से, तू निकल जा, ज्यादा दिक्कत है तो। इतना कहकर सृष्टि निकिता की ओर पिलो फेंकती है, लेकिन वो पिलो निकिता की जगह शीना को लगता है तो शीना वही पिलो सृष्टि की ओर फेंकती है, लेकिन वो लगता है वर्षा को। जिसके बाद पांचों बहनों की आपस में पिलो फाइट शुरू होती है। कुछ देर में उन पांचों की माँ पुनीता देवी वहाँ आती है तो एक तकिया उसके मुंह पर भी जा लगता है और उसका सर चकरा जाता है और कमरे के चारों तरफ तकिए की रुई को बिखरे देखकर पुनीता पांचों को घूरते हुए कहती है, इस दुनिया में ये 5 मूर्ख लड़कियां हैं और वो भी मेरी बेटियां हैं। इसलिए नहीं कि ये पांचों में अकल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये पांचों मिलकर भी कमरे को साफ सुथरा नहीं रख सकती। ये तुम पांचों का रूम है या रुई की फैक्ट्री चल रही है? अब 5 बहनों को एक रूम में ठुसोगी तो पार्टी तो चलेगी नहीं, लड़ाई चल रही है। माँ आपने हम पांचों बहनों को एक ही रूम क्यों दिया है? अलग अलग नहीं दे सकते थे आप हमें रूम? ये घर है ना कि 5 स्टार होटल कि तुम पांचों को अलग अलग रहने के लिए रूम मिले। शुक्र करो कि तुम्हारे पापा ने मेरे कहने पर शहर में कम से कम 2 कमरे का ही घर बनवाया, लेकिन बनवाया तो सही। घर में रहने का सुख लेने से पहले वो चले गए, पर तुम लोगों को घर में रहने की सुविधा तो देकर गए ना। पर माँ हम पांचों का एक रूम में गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ तो तुम में से कोई दो मेरे कमरे में आ जाओ ना। नहीं हम पांचों एक ही रूम ठीक है। इनके रूम में गए जो थोड़ी बहुत मस्ती हम इस रूम में होती है ना, उस पर भी बैन लग जाएगा। सही कह रही है माँ आप जाओ, ठीक है हम पांचों बहनों की किस्मत में एक ही रूम है तो क्या करें। हाँ तो पांचों मिलकर इस रूम को चकाचक कर दो और नाश्ते के लिए हॉल में आओ। इतना कहकर पुनीता वहाँ से चली जाती है, पर पांचों अपने एक लौते रूम को साफ करने में लग जाती है। समय बीतता है। एक रोज वर्षा रूम में अपनी एक सुंदर सी फोटो का एक बड़ा सा पोस्टर दीवार पर लगा रही थी, जिसे देखकर निकिता कहती है, दीदी ये रूम की दीवार पर कुछ भी आलतू फालतू चिपकाकर क्यों दीवार मैली कर रही हो? चुप कर, आलतू फालतू नहीं, अपनी फोटो का पोस्टर बनवाया वही लगा रही हूँ। अरे दीदी लोग अपने आइडल फेवरेट हीरो हीरोइन या किसी फेमस सेलिब्रिटी का पोस्टर लगाते हैं ताकि उनको इंस्पिरेशन मिले। खुद का थोबड़ा देखकर आपको क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। तुझे पता है ना मैं कैसी हूँ, और खबरदार मेरा पोस्टर अगर किसी ने हटाया तो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नीति अपनी किताबें लेकर वहाँ आती है और इधर उधर देखते हुए कहती है, कहाँ रखूँ इन बुक्स को? इतने बड़े कमरे में कोई जगह ही नहीं मिल रही। हाँ यहाँ इन दोनों के बेड के पास रख देती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी किताबें हैं अपने बेड के पास रखो। यहाँ मैं अपना फोन और चार्जर रखती हूँ। वैसे इतनी किताबों को आप घोल कर पीने वाली हो, क्योंकि आपसे पढ़ी तो जाएगी नहीं ये। बकवास बंद कर, यहाँ रख देती हूँ। इतना कहकर नीति अपनी किताबों को साइड में रख देती है। अगले दिन अलार्म बजने पर जब वर्षा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि दीवार पर उसके पोस्टर की जगह कोई टाइम टेबल लगा है, जिसे पढ़ते हुए वो कहती है, वेकअप टाइम 8:30 बजे, ब्रश टाइम 8:30 से 9। ये कौन गवार है जो आधे घंटे तक ब्रश करता रहता है? मैं वो नींद में होती हूँ ना, इसीलिए। अच्छा तूने मेरे फोटो का पोस्टर हटाकर अपने खाने पीने सोने का चार्ट बनाकर लगा दिया। हाँ वो मैं सोच रही हूँ अपना थोड़ा समय मैं मैनेज करके चलूँ, इसीलिए मैंने आपका कोई पोस्टर नहीं हटाया। वो तो यहाँ कोई चुड़ैल जैसी हीरोइन का पोस्टर था, वही हटाया था। अबे पगली वो यही थी क्या? सॉरी वो रात के अंधेरे में ढंग से दिखा नहीं ना, तो ऐसा कह दिया। तुम सब अपनी बकवास बंद करो और इस निकिता की बच्ची को कोई बाहर आने को कहो। मुझे बहुत जोर की आई है।
निकिता बाहर निकल, नीति का मामला बिगड़ा हुआ है। अरे अंदर बैठकर सो रही है क्या? बाहर निकल जल्दी। इतना कहकर नीति जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटती है, जिसकी आवाज सुनकर पुनीता कान बंद किए उनके कमरे में आती है और नीति को अपनी कमरे के बाथरूम में जाने के लिए कहती है। उसकी ऐसी हालत देखकर बाकी सब हंसने लगते हैं। समय बीतता है और पुनीता एक बहुत अच्छे परिवार के दो भाइयों के रिश्ते के लिए अपनी दोनों बेटियों की बात चलाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है और 1 महीने बाद शादी होने वाली होती है। एक रोज शाम के समय शीना नीति से कहती है, दीदी क्या मैं आपके साथ आज इस बेड पर सो जाऊं? हाँ सो जा। क्या बात है? दीदी आपने इसे मना क्यों नहीं किया? इसका भी तो बेड है, वहाँ जाके सोए रोज की तरह। ये 5 बहनों का कमरा है, कोई कभी भी सो जाए, क्या फर्क पड़ता है। आज हुआ क्या है आप दोनों को? सृष्टि दी, कोई बात है क्या? कोई बात नहीं, 1 महीने में ये रूम हम 5 का ना रहकर तुम तीनों का हो जाएगा। सही कहा, इस रूम में हमारी कई खट्टी मीठी यादें हैं। गुस्से में पिलो फाइट करना, बाथरूम पहले जाने के लिए शोर मचाना, एक दूसरे की चीजें हटाकर अपनी चीजें सेट करना और आखिर में इन दोनों बेड पर बैठकर जोर जोर से एक दूसरे का मजाक बनाकर हंसना। दीदी मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, आपने तो इमोशनल ही कर दिया। 5 की आंखें नम हो जाती है। ये सब दरवाजे पर खड़ी उनकी माँ भी सुन रही थी। तभी वो अंदर आकर कहती है, क्या बात है, आज मेरी 5 बेटियां रूम में एक दूसरे को नोचने की जगह एक साथ मिलकर आंसू बहा रही हैं। माँ हम हमेशा से आपको कहते आ रहे हैं कि हम 5 का एक ही रूम में गुजारा नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि हमें एक दूसरे को पल पल में टोकने की आदत है कि अगर हम 5 अलग अलग रूम में भी रहते हैं तो 4 रूम को छोड़कर एक ही रूम में पसरे रहते हैं। इतना ही दुख है ये रूम और ये घर छोड़ के जाने का, तो मत करो ना शादी। पागल है क्या? अरे दुख है तो खुशी भी तो है कि ये दोनों अपने नए घर में जाएंगी, इन्हें अपना अपना अलग रूम मिलेगा। बिल्कुल सही, सब रोना बंद करो। ये रूम आपके ना होने पर भी हम 5 बहनों का ही होगा। दीदी चिंता मत करो। तभी 5 बहनें आपस में गले लगती है और अपने रूम को निहारने लगती है। राधा पूरे घर का काम करने के बाद अपने बेटे अक्षय की फूटी किस्मत को कोसते हुए बोलती है, हाय रे, मैं तो मर गई। इस अक्षय की वजह से ये कैसी बला गले पड़ गई। ऐसा लगता है ये तो मेरी जान ही लेकर रहेगी। भगवान कौन से गुनाहों की सजा दे रहे हो? पर माँ मैंने क्या किया? मैंने तो सच्चे मन से किया जो भी किया, अब उसका परिणाम गलत निकल गया तो मैं क्या करूँ? तेरा सच्चा मन, कमर तुड़वा कर रख दी तेरे इस सच्चे मन ने। माँ बातें कम करो, काम करो वरना वो आ जाएगी। अक्षय एक बेहद शांत स्वभाव का लड़का था और वो बाकी लड़कों से थोड़ा अलग था। वो इसीलिए क्योंकि आज के समय में जहाँ लड़कियाँ एक अच्छा पति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती थी, वहीं अक्षय लड़का होकर ये व्रत रखने वाला था, जिसके लिए वो पूजा का सामान लेकर घर आता है। लेकिन तभी उसकी माँ राधा उसे टोकते हुए बोलती है, कहाँ से आ रहा है और ये हाथों में क्या लिया हुआ है? माँ ये कल सोमवार है तो उसी के व्रत की सामग्री है, फल फूल आदि। अरे पागल है क्या? इस उम्र में मेरे से ये व्रत नहीं रखे जाएंगे तो क्यों लाया है ये सामान? भगवान मुझे ऐसे ही माफ कर देंगे। माँ ये सामान मैं अपने लिए लाया हूँ क्योंकि मैं कल से अपने 16 सोमवार के व्रत का आरंभ करूँगा। क्या पागल है? ये व्रत तो लड़कियाँ रखती हैं जिनको अच्छा पति चाहिए होता है। तू क्यों रखेगा ये व्रत? माँ क्या अच्छा पति पाना लड़कियों का हक है क्या? हाय राम कमीने, तुझे भी अच्छा पति चाहिए? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सोचा था बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, लेकिन ये तो अच्छे पति की प्राप्ति के लिए व्रत करने जा रहा है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरे ऐसे शौक हैं? कम से कम मैं तेरे लिए एक ऐसी लड़की तो ढूंढती जिसको तेरे इन सब शौक से कोई दिक्कत ना हो। माँ शांत हो जाओ और मेरी पूरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा था, लड़कियों को हक है अच्छे पति पाने का, तो हमें नहीं है क्या अच्छी बीवी पाने का हक? इसीलिए मैं रख रहा हूँ ये व्रत। आप भी ना कहाँ पूछ गयी? ओ तो ये बात है, मैं तो डर ही गई थी। ऐसा लगा कि दोस्ताना की माँ की तरह मेरा लड़का भी बिगड़ गया। आपका लाडला नहीं बिगड़ा है। अब चलो मुझे व्रत की सारी विधियाँ बताओ ताकि मैं कल अपने 16 सोमवार शुरू कर पाऊँ। राधा अपने बेटे को 16 सोमवार के व्रत की सारी विधि समझा देती है। अगले दिन अक्षय जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा की थाली लेकर मंदिर जाता है और वहाँ शिव की आराधना करके अपने व्रत की शुरुआत करता है
और एक लड़के को व्रत की विधियां करते देखकर मंदिर का पुजारी बोलता है, अरे बेटा, एक लड़का होकर तुम व्रत की विधियां कर रहे हो? जी पुजारी जी, क्योंकि मुझे भी एक अच्छी पत्नी चाहिए और जब लड़कियों को अच्छे पति पाने के लिए व्रत रखना पड़ता है तो मैं भी अच्छी पत्नी पाने के लिए व्रत रखूंगा। बड़े ही नेक ख्याल हैं बेटा तुम्हारे। भोलेनाथ तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, लेकिन ध्यान रखना व्रत के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल भी करना, क्योंकि शादी जैसे उम्र भर के बंधन को आंख बंद करके नहीं जोड़ा जाता। जी पुजारी जी, मुझे पता है, लेकिन मेरे 16 सोमवार के व्रत पर मुझे पूरा भरोसा है, भगवान मेरे लिए एक अच्छी पत्नी ही भेजेंगे। अक्षय अपने 16 सोमवार के व्रत आरंभ करता है। इस दौरान जब जब वो कॉलेज जाता, वहाँ पर लड़के उसको इस वजह से परेशान करने लगते हैं कि ये तो लड़कियों की तरह व्रत रखता है। तब अक्षय गुस्से में आकर सबसे बोलता है, बोल लो तुम सब, लेकिन देखना जब मुझे अच्छी पत्नी मिलेगी ना तो तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। आज के समय में अच्छी लड़की आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकती है। अक्षय को अपने व्रत पर बहुत विश्वास था कि उसके 16 सोमवार वाली पत्नी उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएगी। ऐसे ही समय गुजरता है और अक्षय अपने 16 सोमवार के व्रत पूरे कर लेता है और अंतिम सोमवार को शिव के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेकर घर आता है, जहां उसकी माँ राधा एक खुशखबरी के साथ उसका इंतजार कर रही थी और अक्षय के घर आते ही वो उससे बोलती है, बेटा आज तेरे लखनऊ वाले मौसा जी ने एक लड़की का रिश्ता बताया है तेरे लिए। सीमा नाम की लड़की है, अनाथ है बेचारी। क्या आज ही मेरे व्रत पूरे हुए और भगवान ने रिश्ता भी भेज दिया? माँ देर मत करो और शादी की तैयारी शुरू करो। बेटा पहले हम जाकर लड़की की जांच पड़ताल कर लेंगे। अनाथ है तो क्या हुआ, आस पड़ोस वाले तो जानते ही होंगे ना कि लड़की कैसी है। अरे माँ, इस लड़की का रिश्ता स्वयं भोलेनाथ ने भेजा है, लड़की गलत हो ही नहीं सकती। आप रिश्ता पक्का करके शादी करवाओ। राधा अपने बेटे की बात मानकर बिना जांच पड़ताल किए अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा देती है, जिसके बाद वो बड़े ही अरमानों के साथ अपनी 16 सोमवार के बाद मिली बहू का गृह प्रवेश करवाती है और फिर दोनों पति पत्नी कमरे में आराम करने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अक्षय अपनी पत्नी के करीब जाने को होता है, वो उसको धक्का देकर बोलती है, क्या वे चिरकुट, मेरे इतने करीब आ गया, तेरे को ना जबरदस्ती करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? आखिर 16 सोमवार के बाद मिली हो तुम मुझे। ए देख, ज्यादा चू चपाट नहीं करने का, वरना अभी रामपुरी निकाल कर ना पूरी की पूरी तेरे पेट में डाल दूंगी और आज के दिन ही विधवा हो जाऊंगी। इसीलिए ना बिना चू चा किए सो जा। जानता नहीं है मेरे को, लखनऊ की गुंडी हूँ, गुंडी। हे भगवान, मेरे उपवास में कौन सी कमी रह गई थी जो आपने ऐसी बीवी दे दी? अरे 16 सोमवार इस जैसी गुंडी को पाने के लिए थोड़ी रखे थे। बेचारा अक्षय, उसकी 16 सोमवार वाली पत्नी उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग निकली, जिसके कारण वो शादी की पहली रात बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जब राधा अपनी बहू को उठाने उसके कमरे में जाती है तो सीमा चिढ़कर बोलती है, ए बुढ़िया सोने दे, मेरी सुबह 12 बजे होती है और अभी तो 10 भी नहीं बजे, टपकियो मत उससे पहले यहाँ पे। अरे ये कैसी भाषा में बोल रही है? बहू है तो हमारे घर की, ये कोई तमीज होती है बात करने की? देख, मेरे को तमीज मत सिखा, मेरे को गुस्सा आया ना तो अभी तेरे को उठा के बाहर फेंक देगी मैं। सीमा के ऐसे तेवर देखकर राधा के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बेटे को ढूंढने लगती है तो देखती है कि अक्षय जमीन पर सो रहा है। वो उसे उठाकर बोलती है, अक्षय तू नीचे क्यों सो रहा है? और इस लड़की के तेवर देखे, बाप रे बाप, ये है तेरे 16 सोमवार का फल। अगर 16 सोमवार रखने से ऐसी बीवी मिलती है तो आज के बाद तो कोई व्रत ही नहीं रखेगा। माँ, तुमने तो अभी देखा, मैं तो कल रात से सह रहा हूँ, मुझे मारने तक की धमकी दे दी इसने तो। पता नहीं तेरे मौसा ने कौन से जन्म की दुश्मनी निभाई है ऐसी लड़की का रिश्ता भेजकर। ए देख, तुम दोनों माँ बेटा है ना, रोना बंद करो मेरे सामने, समझ में आ गया? वरना अभी के अभी गला काट के ना हमेशा के लिए चुप करवा दूंगी। बेटा चल बाहर चलते हैं। राधा और अक्षय बाहर खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी सीमा तैयार होकर आती है और ठाठ से बैठकर बोलती है, ए बुढ़िया, चल खाना ला। हमारे घर में शादी के बाद खाना बहू ही बनाती है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, तुमको ही बनाना पड़ेगा। क्या बोली रे तू? मैं खाना बनाऊं? वो भी तुम सबके लिए? दिमाग से सठिया गई है क्या उम्र के साथ साथ?
अगर जान प्यारी है ना तो अभी के अभी दोनों माँ बेटा जाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, वरना तुम दोनों का ये हाथ काट कर ना फ्राई करके खा जाऊंगी। अक्षय और राधा डर के मारे रसोई में जाते हैं और खाना बनाकर सीमा के आगे रख देते हैं। सीमा खाना खा रही होती है, तभी राधा आराम से सोफे पर बैठ जाती है और ये देखकर सीमा बोलती है, तुम दोनों क्या आराम फरमा रहे हो? हाँ, चलो उठकर पूरा घर साफ करो, और जब तक कोना कोना साफ ना हो जाए ना, मेरे को दिखने नहीं चाहिए तुम दोनों सोफे पे पड़े हुए। अरे बहू, मैं इस उम्र में पूरे घर का काम कैसे करूंगी? तेरा ये बेटा है तो साथ में, चलो शुरू हो जाओ। राधा पूरे घर का काम करने के बाद अपने बेटे अक्षय की फूटी किस्मत पर रोते हुए बोलती है, हाय रे, मैं तो मर गई। इस अक्षय की वजह से ये कैसी बला गले पड़ गई। ऐसा लगता है ये तो मेरी जान ही निकाल कर रहेगी। पता नहीं भगवान कौन से गुनाहों की सजा दे रहे हैं। पर माँ, मैंने क्या किया? मैंने तो सच्चे मन से किया जो भी किया। अब उसका परिणाम गलत निकल गया तो मैं क्या करूँ? तेरा सच्चा मन, तेरे सच्चे मन ने तो मेरी कमर तुड़वा के रख दी है। माँ, बातें कम करो और काम करो, वरना वो आ जाएगी। मैंने कहा था तेरे को, लड़की की जांच पड़ताल कर लेते हैं, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने 16 सोमवार पर विश्वास था। जरूर तेरे ही उपवास में कोई खोट रही होगी, तभी ये डायन रूपी बहू मिली है। डायन नहीं माँ, गुंडी है गुंडी। शायद मेरी ही गलती है। पंडित जी ने कहा था कि शादी जिंदगी भर का बंधन है, इसको आंख बंद करके मत जोड़ना, लेकिन मैंने अपने 16 सोमवार पर विश्वास करके बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ, तेरी ही गलती है। अरे भगवान जोड़ियाँ खुद बनाते हैं, लेकिन पहले वो तुमको मौका देते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं तुम चुन सको। लेकिन तुमने तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, तो अब भुगतो अपनी ये 16 सोमवार वाली पत्नी को। किसी ने सही ही कहा है, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। लेकिन अक्षय ने सब कुछ भगवान भरोसे और अपने 16 सोमवार के व्रत भरोसे छोड़ दिया था, जिसके कारण बिना जांच पड़ताल किए एक गुंडी बहू उनके घर आ गई। इसीलिए भगवान पर श्रद्धा रखिए, लेकिन शादी जैसे फैसलों में जल्दबाजी ना करिए। छाया एक सुंदर और प्यारी सी लड़की थी, जिसने शुरू से ही अपने पैरों से बहुत प्यार किया था। वो जब देखो अपने लिए नए नए फुटवेयर लिया करती, कभी फ्लैट, कभी हील्स, या फिर कभी कोई फैंसी जूती, तो कभी कभी तो शूज। छाया के पापा का ट्रांसफर नया नया इंदौर में होता है। छाया को इंदौर आए पूरे 2 दिन हो गए थे। उसने मन में ठान लिया था कि अगर घर की सेटिंग सही से हो जाए तो सबसे पहले अपने लिए फुटवेयर लेने जाएगी। एक दिन वो खुद से बोलती है, यार हमको यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने खुद के लिए शॉपिंग ही नहीं करी है। आखिर मेरे खूबसूरत से पैरों को भी तो कोई तोहफा दिया जाए इस नए शहर से। इतना सोचकर छाया अपनी सबसे सुंदर सैंडल पहनकर मार्केट घूमने निकल जाती है, और जाते हुए उसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ एक आदित्य नाम का लड़का खड़ा होता है, और वो उसके पास जाकर बोलती है, सुनिए, आपकी दुकान में जो भी ट्रेंडी फैशनेबल सैंडल्स है ना, सारे के सारे निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद वो लड़का छाया को वहाँ रखी सैंडल पहनाकर ट्राई करवाने लगता है और मन में बोलता है, यार चेहरे तो एक से बढ़कर एक देखे, पर आज पहली बार किसी के इतने सुंदर पैर देखे हैं। कितने प्यारे पैर हैं, बिल्कुल किसी नन्हे बच्चे की तरह नाजुक और मुलायम। आदित्य को ऐसा खोया देखकर छाया उससे सवाल करती है, ओ हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? अरे आपको सैंडल जूती ये सब दिखाने को कहा है ना, मेरा मुंह ताकने को नहीं कहा। अगर नहीं है आपके पास तो बता दो, मैं किसी दूसरी दुकान पे चली जाती हूँ। मोहतरमा, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें जमीन पर मत रखना, मैले हो जाएंगे। आदित्य की बात सुनकर छाया को शर्म आती है, जिसके बाद आदित्य बोलता है, वैसे मैडम, मैं यहाँ काम नहीं करता, जूते खरीदने आया था, पर अगर आप जैसी सुंदर पैर वाली अप्सरा के दर्शन हो तो मैं सारी जिंदगी जूते बेचने और खाने को तैयार हूँ। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको गलत समझ लिया। मुझे लगा कि शायद आप यहाँ काम करते हैं। इट्स ओके, कम से कम इस बहाने आपसे बात हुई। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? और उसके बाद छाया अपना नंबर आदित्य को देकर मुस्कुराती हुई वहाँ से शर्माकर चली जाती है, और घर आकर उसके बारे में सोचते हुए खुद से बोलती है, हाय राम, कितनी पागल हूँ मैं, बिना सोचे समझे ही उसे सैंडल दिखाने को बोल दिया। चलो इसी बहाने किसी नए इंसान से मुलाकात तो हुई। वहीं दूसरी तरफ आदित्य भी
छाया के बारे में बहुत सोचता है और बोलता है, यार कितनी प्यारी लड़की थी और उसके वो खूबसूरत पैर। मैं उन कदमों में अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ। आज उसने मुझे शॉपकीपर समझा। चलो इस बहाने मुलाकात तो हुई। जिसके बाद आदित्य और छाया आए दिन बातें करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ समय बाद अपने प्यार की खबर अपने घर वालों को दे देते हैं। जिसके बाद दोनों के घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। छाया ने शादी तो कर ली, लेकिन एक बात किसी को नहीं बताई थी, वो ये कि उसके फूल जैसे पैर सर्दियों में कांटों का रूप ले लेते थे। यानी आदित्य ने जिन पैरों को फूल समझकर उसे पसंद किया था, जल्द ही वो उसके सामने कांटों के रूप में आने वाले थे। उनकी शादी को कुछ महीने हो जाते हैं और सर्दी का मौसम आता है। एक सुबह जब छाया अपने बेड से उठकर जैसे ही अपने पैर जमीन पर रखती है, तो वो बोलती है, ओह शिट, नॉट अगेन। ये पैर फिर से फटने लगे हैं। छाया कुछ कर, इससे पहले तेरे प्यारे पतिदेव देख ले, इनको छुपा ले। इतना कहकर वो अपने पैरों को देखती है तो पाती है कि उसके पैर अब पहले से भी ज्यादा फटे हुए हैं और वो परेशान होकर जल्दी से आदित्य की जुराब पहनकर बोलती है, चाहे जो हो जाए, आदित्य को मेरी फटी एड़ियों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने मेरे पैर देखकर ही तो मुझे पहली बार पसंद कर लिया था। अगर उन्हें पता चल गया तो कहीं वो मुझे घर से ना निकाल दे। इतने में ही आदित्य आता है और छाया को जुराब पहना देखकर बोलता है, जान, ये तुमने जुराबें क्यों पहनी हुई हैं? अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं है। वो क्या है ना बेबी कि आपको मेरे पैर कितने पसंद हैं, तो मुझे इनकी केयर भी तो करनी पड़ेगी ना, इसीलिए ये गंदे ना हो और मौसम भी थोड़ा सर्द है तो मैंने जुराब पहन ली। इतना कहकर छाया वहाँ से चली जाती है और आदित्य अपने काम पर निकल जाता है। शाम को जब आदित्य घर आता है तो छाया उसे देखकर सोचती है, ओह नो, अब मैं क्या करूं? अगर ये मेरे साथ सोएंगे तो इन्हें तो मेरी फटी एड़ियों के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूं? जिसके बाद में छाया आदित्य से फिजूल का झगड़ा करके अपना बिस्तर उठाकर ड्राइंग रूम में जाकर सो जाती है और सुबह उसे ड्राइंग रूम में सोता देखकर उसका ससुर प्रताप बोलता है, अरे बेटी, आदित्य से झगड़ा हुआ क्या? यहाँ क्यों सोई हो? मुझे बताओ, क्या बात है? अरे नहीं नहीं पापा जी, वो तो बस मैं ऐसे कुछ काम कर रही थी तो यही मेरी आँख लग गई। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरे और आदित्य के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। देखो बेटी, तुम मेरी बहू नहीं बेटी जैसी हो। अगर उससे झगड़ा हुआ है तो अगली बार तुम उसे कमरे से निकालना और आराम से खुद सोना, ठीक है? हाँ जी पापा जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। छाया अपने पैरों को छुपा कर रखती और आदित्य से रोज रात को लड़ाई करती और सारा दिन बड़े ही प्यार से बात करती। एक दिन आदित्य छाया के बारे में मन में सोचता है, ये छाया को क्या हो गया है? अचानक रोज रात को उखड़ी सी क्यों रहती है? जिसके बाद आदित्य छाया को आवाज देता है और छाया के आने पर वो उससे बोलता है, एक काम करता हूँ, इसे सैंडल दिलवा के लाता हूँ, खुश हो जाएगी। छाया, तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे लिए न्यू सैंडल्स लेने जा रहे हैं। तुमको सैंडल्स बहुत पसंद है ना? आज हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। वाओ, आप बस यही रुको, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आई। छाया ये सुनकर बहुत खुश होती है और तैयार होने जाने लगती है। जिसके बाद वो कुछ सोचते हुए बोलती है, हाय हाय, ये मैं क्या करने जा रही थी? अगर इनके साथ सैंडल लेने गई तो इन्हें तो मेरे फटे पैरों के बारे में पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इतना सब सोचकर छाया आदित्य से बोलती है, सुनिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कोई सैंडल वैंडल नहीं लेने। पर क्यों, क्या हो गया है ऐसा जो अब तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहती? देखिए, मुझे कोई गवाही नहीं देनी है, लेकिन मैंने कह दिया कि मुझे नहीं जाना तो बस नहीं जाना। अगर आपको जाने का शौक है तो अकेले चले जाओ। पर मुझे तुम्हारे साथ जाना है, अकेले थोड़ी। देखिए, पर वर कुछ नहीं, मुझे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। इतना कहकर छाया किचन में चली जाती है और आदित्य उदास हो जाता है। जिसके बाद वो अपने मन में ये धारणा बना लेता है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद वो बाहर जाकर कुछ देर बाद वापस आता है और छाया को कुछ पेपर देते हुए बोलता है, ये लो छाया, अब तुम खुश रहोगी और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डाइवोर्स पेपर्स हैं ये। मैं जानता हूँ शायद अब तुम मुझे पसंद नहीं करती और मेरे साथ नहीं रहना चाहती,
मैं तुमसे कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं रखूंगा। पागल वागल हो गए हो क्या? ये क्या बेहुदा मजाक है? अरे ऐसे कौन करता है? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। ना अब तुम मेरे पास आती हो, ना शॉपिंग जाती हो, और रोज रात को मुझसे झगड़ा करती हो। इन सब का तो यही मतलब हुआ ना। और उसके बाद छाया हार मान लेती है और अपनी जुराब उतारकर अपने पैर आदित्य को दिखाते हुए बोलती है, अरे वो सब तो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि ये देखो, सर्दियों में मेरी एड़ियाँ फट जाती हैं और मैं नहीं चाहती थी कि आपको ये सब पता चले, क्योंकि आपको मेरे मुलायम पैर बहुत पसंद थे। बस इसलिए मैंने ये बात आपसे छुपा कर रखी थी। ओ पागल लड़की, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और रही बात ये पैरों की, तो ये ठीक हो जाएंगे। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए आदित्य, मैंने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझसे बात करना बंद न कर दे या फिर गुस्से में आकर मुझे घर से ही ना निकाल दे। मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है, पैरों से थोड़ी। इतना कहकर आदित्य छाया को गले लगा लेता है और छाया की फटी एड़ी को डॉक्टर की प्रिस्क्राइब ट्यूब से ठीक करवा देता है, जिसके बाद छाया की एड़ी फिर कभी नहीं फटती और उसके पैर फिर से एक बार पहले की तरह सुंदर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।